21वीं सदी की शुरुआत में अम्ब्रेला कॉरपोरेशन अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी थी। हर 10 में से 9 घरों में उन्हीं के बनाए प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता था। अमेरिका की राजनीति पर भी उनका काफी प्रभाव था। लोगों की नजरों में तो ये कंपनी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स बनाती थी, लेकिन उस कंपनी के एम्प्लॉयज तक इस बात से बेखबर थे कि कंपनी का ज्यादातर मुनाफा जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स करने और मिलिट्री के लिए बायो वेपन्स तैयार करने से आता था। बायो वेपन्स जैसे कि खतरनाक वायरसेस। ये सारा काम अम्ब्रेला कॉरपोरेशन की एक सीक्रेट लेबोरेटरी में होता था जिसे हाइव कहा जाता था। ये हाइव रकून नामक एक शहर के लगभग 1 किलोमीटर नीचे बनाई गई थी, जहां 500 से भी ज्यादा लोग काम करते थे और वे सभी हाइव में ही रहते थे। एक दिन हाइव के एक लैब में कोई अनजान शख्स वहां मौजूद कुछ केमिकल्स को बड़ी ही सावधानी से एक बक्से में रख रहा था। उनमें से कुछ केमिकल्स नीले रंग के थे और कुछ हरे रंग के। उन केमिकल्स को बक्से में रखने के बाद उसने एक नीले केमिकल की शीशी उस कमरे में ही फोड़ दी और तुरंत वहां से भाग निकला। चंद सेकंड्स के भीतर ही वो केमिकल गैस में बदल गया और वो गैस वेंटिलेशन के जरिए पूरी बिल्डिंग में फैल गई। वो गैस वेंटिलेशन से एक कमरे में पहुंची जहां पिंजरों में ढेर सारे कुत्ते मौजूद थे। उस गैस की भनक मिलते ही उन कुत्तों ने लगातार भौंकना शुरू कर दिया। उस वक्त तक हाइव के सारे वर्कर्स भी अपने काम पर आ चुके थे। वहीं कुछ साइंटिस्ट उस लैब में दाखिल हुए जहां उस अनजान शख्स ने केमिकल की शीशी फोड़ी थी। तभी उस लैब में लगे सिक्योरिटी कैमरे ने उस केमिकल को डिटेक्ट कर लिया और अगले ही पल उस पूरे हाइव में फायर अलार्म बज उठा। देखते ही देखते हाइव के सारे दरवाजे ऑटोमेटिकली लॉक हो गए, जिससे हाइव में जो लोग जहां थे वहीं फंस कर रह गए। इतने में ही वो लैब जहां केमिकल की शीशी फोड़ी गई थी, उस लैब में पानी की बौछार होने लगी, जिससे कुछ ही देर में वो कमरा पानी से भर गया और सारे साइंटिस्ट उसमें डूबकर मारे गए। इसी दौरान पूरे हाइव में आग बुझाने वाली हेलोन गैस की भी बौछार होने लगी। वो गैस भारी मात्रा में उस सील हो चुके हाइव में भर गई, जिससे वहां मौजूद सारे लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। उस दर्दनाक हादसे के कुछ घंटे बाद रकून शहर से कुछ दूर एक वीरान बंगले में एलिस नाम की एक लड़की बाथरूम में बेहोशी से जाग उठी। जागते ही वो उस जगह को ऐसे देखने लगी मानो वो वहां पहली बार आई हो। वो उठकर आईने के सामने आई। उसने देखा कि उसके बदन पर हर तरफ पुराने जख्मों के निशान थे। वो हैरानी से उस जगह को देखती हुई बेडरूम में आ गई। उसने देखा कि वहां बेड पर एक ड्रेस रखी थी। एलिस वो ड्रेस पहनकर तुरंत बेडरूम से बाहर निकल आई। बाहर हॉल में एलिस को एक आदमी के साथ अपनी तस्वीर दिखी। तस्वीर से साफ पता चल रहा था कि वो आदमी एलिस का पति था, लेकिन आश्चर्य की बात थी कि एलिस ना तो उस आदमी को पहचानती थी और ना ही उसे अपनी शादी याद थी। इतने में ही उसे दरवाजे से आती किसी की आहट सुनाई दी। वो डरी सहमी दरवाजे की ओर गई, लेकिन उसे वहां कोई नहीं दिखा। तभी अचानक एक आदमी ने उसे पकड़कर घर के अंदर खींच लिया और उसे जबरदस्ती कहीं ले जाने लगा। लेकिन इतने में ही घर की खिड़कियां तोड़कर कुछ हथियारबंद सोल्जर्स अंदर घुस आए। उन्होंने उस आदमी को धर दबोचा और उसे हथकड़ियों में जकड़ लिया। उस आदमी ने सोल्जर्स को धमकाते हुए कहा कि वे लोग उसे पकड़कर गलती कर रहे हैं क्योंकि वो एक पुलिस वाला है। ये सुनकर एक सोल्जर ने उस आदमी का पुलिस बैज चेक किया। बैज पर उसका नाम मैट लिखा था, लेकिन जब उस सोल्जर ने पुलिस डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड में उसका नाम चेक किया तो रिकॉर्ड में कहीं भी उसका नाम दर्ज नहीं था। इस पर मैट ने सफाई देते हुए कहा कि उसकी रकून शहर में हाल ही में पोस्टिंग हुई है, इसलिए रिकॉर्ड में अभी तक उसका नाम दर्ज नहीं हुआ है। हालांकि जब तक इस बात की पुष्टि नहीं हो जाती कि मैट एक पुलिस वाला है, सोल्जर्स ने उसे हथकड़ियों में रखना ही ठीक समझा। उसके बाद उन सोल्जर्स का कमांडर वहां आ गया। उसने एलिस को झिंझोड़कर उससे पूछा, सोल्जर यहाँ क्या हुआ था? मुझे जल्दी यहाँ के हालात बताओ। ये सुनकर तो एलिस के होश ही उड़ गए। वो समझ नहीं पा रही थी कि कमांडर उसे सोल्जर क्यों बुला रहा है। तभी एक सोल्जर ने कमांडर को बताया कि कुछ घंटे पहले इस बंगले का डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गया था, जिससे यहाँ बेहोश करने वाली नर्व गैस फैल गई थी। उसी वजह से एलिस बेहोश हो गई थी और उस गैस के साइड इफेक्ट से ही उसकी याददाश्त भी चली गई। ये सुनकर एलिस ने पूछा, आखिर तुम लोग हो कौन और यहाँ हो क्या रहा है? लेकिन कमांडर ने एलिस के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। कमांडर और सोल्जर्स फौरन एलिस और मैट को लेकर उस बंगले के एक खुफिया तहखाने में आ गए। उस तहखाने में एक बड़ा वेयर हाउस मौजूद था, इतना बड़ा कि उस वेयर हाउस से एक लंबी रेलवे सुरंग निकलती थी और उस सुरंग में जाने के लिए वहां एक ट्रेन भी खड़ी थी।
सोल्जर्स एलिस और मैट को लेकर उस ट्रेन में चढ़ गए और उस अंधेरी सुरंग में आगे बढ़ने लगे। इसी बीच एक सोल्जर ने जैसे ही उस ट्रेन के एक कंपार्टमेंट को खोला, तभी एक आदमी वहां से निकलकर नीचे गिर पड़ा। वो आदमी बेहोश था। एलिस ने देखा कि वो वही आदमी था जिसकी तस्वीर उसने बंगले में देखी थी। उस आदमी का नाम स्पेंस था। उसी वक्त एलिस को स्पेंस के साथ अपनी शादी के कुछ पल याद आ गए। इतने में ही स्पेंस को होश आ गया, लेकिन एलिस की तरह वो भी अपनी याददाश्त खो चुका था। कुछ ही देर बाद वे सभी उस ट्रेन से एक बड़े वेयरहाउस में पहुंच गए। कमांडर और उसके साथी सतर्क होकर वहां मौजूद एक बड़े दरवाजे की ओर बढ़ने लगे, लेकिन अब एलिस के सब्र का बांध टूट चुका था। उसने गुस्से में कमांडर से दोबारा पूछा, आखिर तुम लोग हो कौन और यहाँ हो क्या रहा है? इस पर कमांडर ने उन्हें बताया कि एलिस, स्पेंस और वे सारे सोल्जर्स अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के लिए काम करते हैं और इस वक्त वे लोग अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की खुफिया लेबोरेटरी हाइव के मुख्य दरवाजे पर मौजूद हैं। इसके बाद कमांडर ने उन्हें हाइव का नक्शा दिखाते हुए बताया, ये विशाल हाइव सतह के लगभग 1 किलोमीटर नीचे बनाई गई है और इसके ठीक ऊपर रकून शहर बसा हुआ है। एलिस जिस बंगले में हमें मिली थी वो हाइव का इमरजेंसी एंट्रेंस है। एलिस और स्पेंस उस इमरजेंसी एंट्रेंस के सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं। स्पेंस एलिस का असली पति नहीं है, बल्कि वे दोनों आम पति पत्नी की तरह उस बंगले में रहकर उसकी सुरक्षा करते हैं ताकि किसी को शक न हो पाए कि उस बंगले में हाइव का एंट्रेंस छुपा है। ये सुनकर एलिस ने आगे पूछा, आखिर यहाँ हुआ क्या था और हमारी याददाश्त कैसे चली गई? इस पर कमांडर ने बताया, ये पूरा हाइव कंप्यूटर से चलता है और उन कंप्यूटर्स को कोई इंसान नहीं बल्कि अब तक की बनाई गई सबसे एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंट्रोल करती है। उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेड क्वीन नाम दिया गया है। रेड क्वीन के पास अपनी और इस हाइव की सुरक्षा के लिए सेल्फ डिफेंस सिस्टम यानी कि अपने कुछ खास बचाव हथियार हैं। कुछ घंटे पहले न जाने हाइव में ऐसा क्या हुआ कि रेड क्वीन ने हाइव के डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया। उसने पूरे हाइव को सील करके हाइव में मौजूद 500 से भी ज्यादा वर्कर्स को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के दौरान उसने हाइव के साथ साथ तुम्हारे बंगले में भी नर्व गैस फैला दी थी, जिसके असर से तुम दोनों बेहोश हुए और तुम्हारी याददाश्त भी चली गई। हालांकि हमें ये तो नहीं पता कि रेड क्वीन ने उन लोगों को क्यों मारा। हमें तो बस रेड क्वीन को बंद करने के ऑर्डर्स मिले और हम यहाँ आ गए। स्पेंस ने कमांडर से आगे पूछा, हमारी याददाश्त कब तक लौट आएगी? इस पर कमांडर ने कहा, फिक्र मत करो, धीरे धीरे तुम लोगों की याददाश्त वापस आ जाएगी। इसी दौरान सोल्जर्स ने हाइव के मेन दरवाजे को तोड़ दिया। उसके बाद कमांडर और सोल्जर्स सभी को लेकर हाइव के अंदर घुस आए और रेड क्वीन के चैम्बर की ओर बढ़ने लगे। हालांकि वे सभी इस बात से बेखबर थे कि अंदर आते ही रेड क्वीन की नजर भी उन पर पड़ चुकी थी। आगे चलकर वे हाइव के मेन लैब तक पहुंच गए। उन्होंने देखा कि वो पूरी लैब पानी से भरी हुई थी। कमांडर और बाकी लोग उस लैब से गुजर ही रहे थे कि तभी अचानक उन्हें पानी में तैरती हुई एक साइंटिस्ट की लाश नजर आई। उसे देख वे सभी घबराकर पीछे हट गए। उसके बाद कमांडर फौरन सभी को लेकर रेड क्वीन के चैम्बर की ओर बढ़ गया। तभी उनके वहां से जाते ही अचानक पानी में तैरती उस लाश की आंखें खुल गई। उधर कमांडर सभी को लेकर एक बड़े से कमरे में आ गया। नक्शे के मुताबिक तो उस कमरे को डाइनिंग हॉल होना चाहिए था, लेकिन उस कमरे में हर तरफ बड़े बड़े मशीनी बक्से रखे हुए थे। मतलब साफ था, उन बक्सों में कुछ ऐसा था जिसे कंपनी छुपा कर रखना चाहती थी। कमांडर ने अपने 2 सोल्जर्स को मैट के साथ उस कमरे के दरवाजे पर ही तैनात कर दिया और खुद एलिस, स्पेंस और बाकी सोल्जर को लेकर रेड क्वीन के चैम्बर की ओर निकल पड़ा। इसी दौरान एलिस ने जब वहां मौजूद एक बक्से के अंदर झांक कर देखा तो उसके अंदर एक अजीब सा प्राणी कैद था। उस प्राणी के अंदर कुछ केमिकल्स इंजेक्ट करके उस पर कोई एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। उन केमिकल्स की वजह से वो नींद की अवस्था में था। उसे देख एलिस सहम गई। इतने में ही कमांडर एलिस और बाकी लोगों को लेकर आगे बढ़ गया। कुछ ही देर में वे लोग हाइव के कंट्रोल रूम में पहुंच गए। उस कंट्रोल रूम के सामने एक कॉरिडोर था। उस कॉरिडोर से होकर ही रेड क्वीन के चैम्बर तक पहुंचा जा सकता था। उनके टेक्नीशियन ने तुरंत कंप्यूटर को हैक करके उस कॉरिडोर और रेड क्वीन के चैम्बर दोनों के दरवाजे खोल दिए। उसके बाद कमांडर अपने बाकी साथियों के साथ कॉरिडोर से होता हुआ रेड क्वीन के चैम्बर की ओर जाने लगा, पर तभी रेड क्वीन ने अपने चैम्बर और कॉरिडोर के दरवाजे वापस बंद करके उन्हें बीच में ही फंसा दिया। रेड क्वीन समझ चुकी थी कि सोल्जर्स उसे बंद करने आ रहे हैं, इसलिए उसने वहां अपने डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिए, जिसके बाद एक लेजर उन सोल्जर्स की ओर आने लगी। सोल्जर्स उस लेजर से बचने की कोशिश करते, उससे पहले ही लेजर ने ग्रिड का आकार ले लिया
और सारे सोल्जर्स को काट कर टुकड़ों में बिखेर दिया। जब तक टेक्नीशियन ने दोबारा कॉरिडोर और चैम्बर के दरवाजे खोले, तब तक कॉरिडोर में उसके साथियों की लाशों का ढेर लग चुका था। उन्हें देख टेक्नीशियन काफी ज्यादा घबरा गया, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने मिशन को पूरा करने पर अड़ा रहा। इस पर एलिस ने भी उसका साथ दिया। वे दोनों रेड क्वीन के चैम्बर में दाखिल हो गए। टेक्नीशियन ने फौरन रेड क्वीन के कंप्यूटर को बाहर निकाला और उसे शट डाउन करने लगा। इसी दौरान उनके सामने एक छोटी बच्ची का होलोग्राम प्रकट हो गया। वो होलोग्राफिक बच्ची ही रेड क्वीन थी। रेड क्वीन ने एलिस और टेक्नीशियन से कहा, अगर तुमने मुझे बंद कर दिया तो यहाँ मौत का सैलाब आ जाएगा। लेकिन टेक्नीशियन ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे शट डाउन कर दिया। रेड क्वीन के बंद होते ही पूरे हाइव की बिजली गुल हो गई, जिससे हाइव के सारे दरवाजे खुल गए। साथ ही उस मशीनी बक्से में मौजूद प्राणी को दिए जा रहे केमिकल्स का बहाव भी रुक गया। बिजली जाने से अब पूरे हाइव में इमरजेंसी लाइट्स जल पड़ी थी। दूसरी ओर सोल्जर्स मैट के साथ अब भी दरवाजे पर तैनात थे। इतने में ही उन्हें कहीं से कुछ आहट आई। रैन नाम की एक सोल्जर चौकन्नी होकर जब उस आवाज की ओर गई, तभी उसे वहां एक औरत दिखी जो काफी बीमार लग रही थी। रैन ने उस औरत की ओर मदद का हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी उस औरत ने रैन के हाथों में ही अपने दांत घुसा दिए और उसे मारने की कोशिश करने लगी। इतने में ही रैन का साथी वहां आ गया और उसने उस औरत को मारकर दूर फेंक दिया। इसी जद्दोजहद में रैन की जेब से मैट के हथकड़ी की चाबी गिर गई, जिसे मैट ने देख लिया। लेकिन सोल्जर्स का ध्यान उस चाबी पर नहीं गया। उनका ध्यान सिर्फ उस औरत पर था जो अब और ज्यादा खूंखार हो चुकी थी। वो गुर्राती हुई दोबारा उनकी तरफ बढ़ने लगी। ये देख रैन ने फौरन उसे गोलियों से छन्नी कर दिया। गोलियों की आवाज सुनकर एलिस, स्पेंस और टेक्नीशियन भी वहां आ गए। टेक्नीशियन ने अपने साथियों को बताया कि उनके बाकी साथी मारे जा चुके हैं। तभी उन्होंने देखा कि जिस औरत को उन्होंने मारा था, उसकी लाश अब वहां से गायब हो चुकी थी। अगले ही पल उन्हें फिर कहीं से कोई आहट आती सुनाई दी। उस आहट के साथ ही ढेर सारे भयानक लोग, जिनमें किसी के पैर टूटे थे तो किसी का आधा सिर ही गायब था। वे लोग किसी जिंदा लाश की तरह लगातार उनकी ही ओर बढ़ रहे थे। तभी अचानक उसी खूंखार औरत ने दोबारा रैन पर हमला कर दिया, लेकिन इस बार रैन ने उसकी गर्दन ही तोड़ डाली, जिससे वो औरत दोबारा नहीं उठी। उसके बाद उन्होंने उन जिंदा लाशों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी, लेकिन गोलियां लगने के बावजूद भी वे लोग वापस उठ खड़े हुए और मौत बनकर उनके करीब आने लगे। रैन उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसाती हुई सभी को लेकर दरवाजे की ओर भागने लगी, लेकिन तभी उनकी गोलियों ने वहां मौजूद मशीनी बक्सों में भी छेद कर दिया, जिससे उसके अंदर मौजूद गैस लीक होने लगी और एक बक्सा धमाके के साथ फट गया। उस धमाके के झटके से एलिस और मैट उड़कर दूर जा गिरे। झटका लगते ही एलिस को फिर से कुछ पुरानी बातें याद आने लगी, जिसमें वो एक लड़की से कोई सीक्रेट डील कर रही थी। हालांकि एलिस को उस लड़की और उनके बीच हुई डील के बारे में कुछ याद नहीं आया। दूसरी ओर मैट को हथकड़ी की चाबी मिल चुकी थी। उसने किसी तरह अपनी हथकड़ी खोल ली, लेकिन तब तक वो उन जिंदा लाशों से घिर चुका था। वे खूंखार लोग उसे मारने ही वाले थे, पर तभी ऐन मौके पर एलिस ने उसे बचा लिया। लेकिन अब एलिस और मैट बाकियों से अलग हो चुके थे। उधर खतरे को देखते हुए स्पेंस और बाकी सोल्जर्स वापस कंट्रोल रूम की तरफ भाग निकले। उनके वहां से जाते ही अचानक उस बक्से में मौजूद वो भयानक प्राणी जाग गया और बक्से से बाहर निकल आया। दूसरी ओर एलिस और मैट अपने साथियों को ढूंढते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी मैट एलिस की नजरों से ओझल हो गया। एलिस उसे ढूंढने लगी और भटकती हुई कुत्ते के पिंजरे वाले कमरे में आ गई। उसने देखा कि वहां मौजूद सारे पिंजरे खाली थे। इतने में ही एलिस को एक आहट सुनाई दी और उस आहट के साथ ही एक भयानक कुत्ता उसके सामने आ गया। वो कुत्ता भी जिंदा लाश बन चुका था। अगले ही पल वो कुत्ता घुर्राता हुआ एलिस पर झपट पड़ा। तभी अचानक एलिस ने उस कुत्ते को एक जोरदार किक मारकर उसकी गर्दन ही तोड़ दी। एक सिक्योरिटी ऑफिसर रह चुकी एलिस को अब धीरे धीरे उसकी ट्रेनिंग याद आने लगी थी। दूसरी ओर मैट एलिस से छुपकर एक ऑफिस में आ पहुंचा था और वहां कुछ छानबीन कर रहा था। इतने में ही उसे एक लड़की की फोटो दिखी, जिसे देख मैट भावुक हो गया। तभी कहीं से वही लड़की चलती हुई उसके पास आ गई। उसे देख मैट के चेहरे पर रौनक आ गई, लेकिन अगले ही पल उस लड़की ने मैट पर हमला कर दिया। वो लड़की भी बाकियों की तरह जिंदा लाश बन चुकी थी। वो मैट को काटने ही वाली थी कि तभी ऐन मौके पर एलिस वहां आ गई और उसने उस लड़की का सिर फोड़कर उसे हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। उसी पल एलिस ने देखा कि ये वही लड़की थी जिसके साथ एलिस ने कोई सीक्रेट डील की थी।
एलिस ने मैट से पूछा, आखिर ये लड़की कौन थी? इस पर मैट ने उसे बताया, ये मेरी बहन थी। दरअसल मैट कोई पुलिस वाला नहीं था, बल्कि वो नकली आईडी बनाकर हाइव में अपनी बहन को ही ढूंढने आया था। मैट और उसकी बहन सोशल वर्कर्स थे और एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते थे। उनकी ऑर्गेनाइजेशन अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन और उनके गैर कानूनी एक्सपेरिमेंट्स के सख्त खिलाफ थी। उन्हें पता चला था कि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन एक खतरनाक वायरस बना रही थी जिसे टी वायरस कहा जाता था। वे किसी भी तरह इस खतरनाक वायरस को प्रेस के सामने लाना चाहते थे। इसी वजह से मैट ने अपनी बहन को हाइव में काम करने भेजा था ताकि वो हाइव में बनाए जा रहे टी वायरस का सैंपल चुरा कर ला सके। ये जानने के बाद एलिस ने मैट से पूछा कि उसकी बहन वायरस का सैंपल कैसे चुराने वाली थी। इस पर मैट ने बताया, मेरी बहन ने हाइव में ही काम करने वाले किसी शख्स से डील की थी जो हाइव के सारे सिक्योरिटी कोड्स जानता था। वो शख्स मेरी बहन को वो सैंपल चुरा कर देने वाला था। हालांकि वो कौन था ये तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन उसने मेरी बहन को धोखा दिया। उसने वो सैंपल मेरी बहन को देने के बजाय उसे अपने पास ही रख लिया। शायद वो उस सैंपल को ब्लैक मार्केट में बेचना चाहता था, क्योंकि ब्लैक मार्केट में उस खतरनाक टी वायरस की कीमत करोड़ों में है। ये सुनकर एलिस ने चुप्पी साध ली। उसे शक होने लगा कि मैट की बहन के साथ उसकी जो डील हुई थी, कहीं वो टी वायरस के लिए ही तो नहीं थी। कहीं उसी ने तो मैट की बहन को धोखा नहीं दिया था। हालांकि दिमाग पर पूरा जोर देने के बावजूद भी एलिस को वो डील ठीक से याद नहीं आई। इतने में ही वे जिंदा लाश फिर से एलिस और मैट के पीछे पड़ गए। वे दोनों अपनी जान बचाकर भागते हुए वापस रेड क्वीन के कंट्रोल रूम तक पहुंच गए, जहां पर उन्हें बाकी लोग भी मिल गए। लेकिन अब वे लोग हर तरफ से उन जिंदा लाशों से घिर चुके थे। खतरे को देखते हुए स्पेंस ने कहा, हमें यहीं रुककर इंतजार करना चाहिए, शायद कोई हमें बचाने आ जाए। इस पर रैन ने उन्हें बताया, यहाँ हमें कोई बचाने नहीं आएगा, क्योंकि 1 घंटे बाद ये हाइव पूरी तरह से सील होने वाला है। अगर उससे पहले हम बाहर नहीं निकले तो हम हमेशा के लिए यहाँ फंसकर रह जाएंगे। ये सुनते ही एलिस सीधा रेड क्वीन के चैम्बर में पहुंच गई, क्योंकि उसे अंदाजा था कि रेड क्वीन को यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता तो जरूर पता होगा। उसने टेक्नीशियन की मदद से रेड क्वीन को दोबारा स्टार्ट कर दिया और उसे इस तरह से सेट किया कि अगर रेड क्वीन उन्हें मारने की कोशिश भी करे तो वे रिमोट से एक बटन दबाकर उसे हमेशा के लिए नष्ट कर सके। रेड क्वीन के स्टार्ट होते ही रैन ने गुस्से में उससे पूछा, आखिर यहाँ हुआ क्या था और वे मरे हुए लोग वापस जिंदा कैसे हो रहे हैं? इस पर रेड क्वीन ने स्पीकर के जरिए उन्हें बताया, दरअसल मौत के बाद भी इंसान का दिमाग थोड़े से इलेक्ट्रिकल चार्ज के साथ महीनों तक चलता रहता है। उनके नाखून और बाल बढ़ते रहते हैं और शरीर में नए सेल्स बनते रहते हैं। हालांकि ये प्रक्रिया बहुत धीमी होती है, लेकिन हाल ही में इजाद किया गया हमारा टी वायरस उस इलेक्ट्रिकल चार्ज को बढ़ाकर इस प्रक्रिया को तेज कर देता है, जिससे वे मरे हुए लोग वापस जिंदा हो जाते हैं और ज़ॉम्बीज में बदल जाते हैं। उन ज़ॉम्बीज में सोचने और समझने की क्षमता नहीं होती। उन्हें बस वो चीज याद रहती है जो जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो है अपना पेट भरना। हम टी वायरस की इन खूबियों का इस्तेमाल मिलिट्री के लिए बायो वेपन्स बनाने में कर रहे थे, लेकिन वो वायरस किसी तरह लीक होकर वेंटिलेशन से पूरे हाइव में फैल गया, जिससे यहाँ मौजूद सारे लोग वायरस से इन्फेक्टेड हो गए। इसलिए मैंने फौरन यहाँ मौजूद सारे लोगों को मार दिया था ताकि वो वायरस उनके जरिए हाइव से बाहर ना जा सके। लेकिन इस टी वायरस ने उन मरे हुए लोगों को वापस जिंदा कर दिया। ये सुनकर रैन ने पूछा, उन ज़ॉम्बीज को कैसे मारा जा सकता है? इस पर रेड क्वीन ने बताया, ज़ॉम्बीज के दिमाग को नष्ट करके या उनकी गर्दन तोड़कर उन्हें मारा जा सकता है। लेकिन अगर इस वायरस से इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज ने किसी को काट लिया या किसी पर अपने नाखून भी गड़ा दिए तो वो भी उनकी तरह ज़ॉम्बी में बदल जाएगा। और मुझे पता है कि तुम में से कुछ लोगों को ज़ॉम्बीज ने इन्फेक्ट कर दिया है, इसलिए मैं तुम में से किसी को भी यहाँ से बाहर नहीं जाने दे सकती। ये सुनकर रैन घबरा गई, क्योंकि उसे भी ज़ॉम्बीज ने काट लिया था। एलिस ने रेड क्वीन को धमकाते हुए कहा, अगर तुमने हमें यहाँ से बाहर निकलने का सुरक्षित रास्ता नहीं बताया तो हम तुम्हें हमेशा के लिए नष्ट कर देंगे। एलिस के ऐसे धमकाने पर रेड क्वीन ने उन्हें एक सुरंग से बाहर निकलने का रास्ता बता दिया। जल्द ही वे सभी सतर्क होकर उस रास्ते पर आगे बढ़ने लगे, लेकिन बदकिस्मती से उस सुरंग में भी ढेर सारे ज़ॉम्बीज ने उन्हें घेर लिया। वे लोग अपनी जान बचाने के लिए जल्दी ऊपर के पाइप पर चढ़ गए और ऊपर ही ऊपर आगे बढ़ने लगे। बाकी लोग तो सुरक्षित जगह पर पहुंच गए, लेकिन टेक्नीशियन के वहां पहुंचने से पहले ही वो पाइप टूट गई, जिससे टेक्नीशियन ज़ॉम्बीज के बीच गिर गया। ज़ॉम्बीज ने उसे धर दबोचा और उसे काटने और नोचने लगे,
लेकिन तभी एलिस ने ज़ॉम्बीज पर गोलियां चलाकर उन्हें टेक्नीशियन से दूर कर दिया। मौका मिलते ही टेक्नीशियन फिर से पाइप पर चढ़ गया, लेकिन अब वो भी वायरस से इन्फेक्ट हो चुका था और बाकी लोगों से काफी दूर था। उसके बंदूक में भी अब सिर्फ एक ही गोली बची थी। इससे पहले कि वो भी ज़ॉम्बी बन जाता, उसने खुद को शूट करने का फैसला किया और बाकी लोगों को अपनी जान बचाकर वहां से भागने के लिए कहा। उसे सुनकर एलिस और बाकी लोगों को ना चाहते हुए भी वहां से जाना पड़ा। तभी उन्हें गोली चलने की आवाज आई, जिससे वे समझ गए कि टेक्नीशियन ने खुद को शूट कर लिया है। पर असल में टेक्नीशियन ने खुद को नहीं बल्कि एक ज़ॉम्बी को शूट किया था और किसी तरह उन ज़ॉम्बीज से बचकर भाग निकला था। दूसरी ओर एलिस बाकी लोगों के साथ लैब तक पहुंच चुकी थी, लेकिन अब रैन की हालत बद से बदतर होने लगी थी। इन्फेक्शन के असर से वो धीरे धीरे ज़ॉम्बी में बदलती जा रही थी। इसी दौरान उस लैब को देखकर एलिस को कुछ और बातें याद आ गई। उसे याद आया कि साइंटिस्ट ने 2 तरह के केमिकल्स बनाए थे, जिनमें नीले रंग का केमिकल टी वायरस था और हरे रंग का केमिकल टी वायरस का इलाज यानी कि एंटी वायरस था। एलिस ने बाकियों से कहा, अगर हमें एंटी वायरस मिल गया तो हम उससे रैन का इलाज कर सकते हैं। मुझे पता है कि वो दोनों केमिकल्स इसी लैब में रखे जाते थे। एलिस से ये सुनकर मैट ने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि वो केमिकल्स इसी लैब में रखे जाते थे? इस पर एलिस ने कहा, क्योंकि मैं ही उस टी वायरस को चुराने वाली थी। वो मैं ही थी जिसने तुम्हारी बहन से डील की थी कि मैं उसे टी वायरस चुरा कर दूंगी। ये बात तो मुझे याद आ चुकी है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ था वो मुझे याद नहीं है। ये बताकर एलिस केमिकल रखने वाले चैम्बर की ओर बढ़ी। उसने अपनी गन टेबल पर रख दी और जब चैम्बर के अंदर झांक कर देखा तो टी वायरस और एंटी वायरस वहां से गायब थे। इसी दौरान स्पेंस अंदर आया। उस लैब को देखकर उसे भी पिछली कुछ बातें याद आने लगी। उसे याद आया कि एलिस और मैट की बहन के बीच कुछ डील हो रही थी और वो चुपके से उन्हें सुन रहा था। उसने सुना कि एलिस भी अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के गैर कानूनी कामों के खिलाफ थी, इसलिए उसने मैट की बहन से वादा किया था कि वो उसे टी वायरस का सैंपल चुरा कर देगी, जिसके बदले में एलिस चाहती थी कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन को बर्बाद कर दे। उनकी बातें सुनने के बाद स्पेंस के दिमाग में ये तरकीब आई कि अगर वो एलिस से पहले टी वायरस को चुरा ले तो वो उसे ब्लैक मार्केट में बेचकर करोड़ों रुपए कमा सकता है। इससे पहले कि एलिस टी वायरस को चुराती, स्पेंस खुद टी वायरस को चुराने हाइव में घुस गया। वो स्पेंस ही था जिसने सारे टी वायरस और एंटी वायरस चुरा लिए थे और अपनी चोरी को छुपाने के लिए जानबूझकर एक वायरस की शीशी लैब में ही फोड़ दी थी, ताकि वहां सारे लोग मारे जाएं और उसकी चोरी पर किसी का ध्यान न जाए। इसी बीच एलिस के दिमाग में ये बात आई कि उसकी तरह स्पेंस को भी तो हाइव के सारे सिक्योरिटी कोड्स पता थे और एलिस के अलावा केवल स्पेंस ही टी वायरस को चुरा सकता था। स्पेंस से खतरा महसूस होते ही एलिस अपने गन की तरफ बढ़ी, लेकिन उससे पहले ही स्पेंस ने वो गन उठाकर उसे एलिस पर तान दिया। स्पेंस ने एलिस को बताया, मैं जानता हूं कि वायरस और एंटी वायरस इस वक्त कहां हैं। मैं उन्हें चुराकर हाइव से निकलने के लिए ट्रेन में चढ़ चुका था, लेकिन जब रेड क्वीन ने डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट किए तो उस ट्रेन में भी नर्व गैस फैल गई, जिससे मैं बेहोश हो गया था। स्पेंस ये बता ही रहा था कि तभी पानी से निकलकर एक ज़ॉम्बी बाहर आ गई और स्पेंस की गर्दन पर अपने दांत घुसा दिए, लेकिन स्पेंस ने उसे गोली मारकर खत्म कर दिया और बाकी लोगों को उस कमरे में लॉक करके ट्रेन की तरफ भाग निकला। एलिस और मैट को इस बात ने भयभीत कर दिया कि अगर स्पेंस ने टी वायरस को गलत हाथों में बेच दिया तो दुनिया खतरे में पड़ सकती है। लेकिन तभी उन्हें एक आवाज आई, ऐसा नहीं होगा। वो आवाज रेड क्वीन की थी। इसी के साथ रेड क्वीन ने उन्हें एक कमरे की लाइव फुटेज दिखाई। उन्होंने देखा कि स्पेंस को अपने वायरस और एंटी वायरस का बक्सा मिल चुका था। वो इन्फेक्टेड था, इसलिए उसने एंटी वायरस का इंजेक्शन निकाल लिया, लेकिन वो उसे अपने हाथ पर लगा पाता उससे पहले ही उस भयानक प्राणी ने उस पर हमला कर दिया और उसे नोच नोच कर खाने लगा। उस भयानक प्राणी को देख एलिस ने रेड क्वीन से पूछा, आखिर ये प्राणी है क्या चीज? इस पर रेड क्वीन ने उन्हें बताया, ये प्राणी हाइव के एक पुराने प्रयोग का नतीजा है। इसे हम लिकर कहते हैं। इसे बनाने के लिए हमने एक इंसान में टी वायरस को डायरेक्ट इंजेक्ट किया था, जिससे शुरुआत में ये भी ज़ॉम्बी में बदल गया था। उसके बाद हम इसे मशीनी बक्से में रखकर धीरे धीरे विकसित कर रहे थे, लेकिन अब इसने स्पेंस का ताजा मांस खाकर उसके डीएनए को सोख लिया है। इसलिए अब ये म्यूटेट होकर और ज्यादा तेज, ताकतवर और खूंखार हो जाएगा। ये जानकर कि लिकर बाहर उनकी ताक में बैठा है, उनके अंदर डर की कंपकंपी सी दौड़ उठी। लेकिन मुसीबत सिर्फ इतनी ही नहीं थी।
बल्कि अब केवल 20 मिनट में ही पूरा हाइव सील होने वाला था और जहां वे लोग कैद थे वहां से निकलना भी मुश्किल था, क्योंकि वो कमरा 4 अंकों के पासवर्ड से ही खुल सकता था। उन्होंने जब रेड क्वीन से उस कमरे का पासवर्ड पूछा तो रेड क्वीन ने कहा, मैं तुम्हें एक ही शर्त पर पासवर्ड बता सकती हूँ। इसके लिए तुम्हें रैन को मारना होगा, क्योंकि उसका इन्फेक्शन इस हद तक बढ़ गया है कि अब मुझे नहीं लगता कि वो एंटीवायरस से भी ठीक हो पाएगी। इसलिए मैं उसे किसी भी हाल में तुम्हारे साथ बाहर नहीं जाने दूंगी। इस पर एलिस और मैट ने रैन को मारने से इनकार कर दिया और बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता सोचने लगे। तभी अचानक पूरे हाइव की बिजली अपने आप ही गुल हो गई और हाइव के सारे दरवाजे खुल गए। इतने में ही टेक्नीशियन दरवाजे से अंदर आया। टेक्नीशियन को जिंदा देख वे लोग हैरान रह गए। टेक्नीशियन ने उनसे कहा, रेड क्वीन तो कभी दरवाजा खोलने वाली नहीं थी, इसलिए मैंने रिमोट से रेड क्वीन को हमेशा के लिए बंद कर दिया। इसके बाद वे लोग फौरन वहां से भागकर ट्रेन की तरफ आ गए। उन्होंने देखा कि ट्रेन में स्पेंस की लाश पड़ी थी और लिकर वहां से गायब था। एलिस ने फौरन टी वायरस और एंटीवायरस का बॉक्स उठा लिया। उसके बाद वे लोग ट्रेन स्टार्ट करके पूरी तेजी के साथ हाइव से बाहर निकलने लगे। इसी दौरान एलिस और मैट ने रैन और टेक्नीशियन को एंटीवायरस का इंजेक्शन लगा दिया। अब उन्हें यकीन हो चुका था कि वे लोग बचकर हाइव से निकल जाएंगे, लेकिन तभी लिकर ने उस ट्रेन पर हमला कर दिया। उसने अपने नाखूनों से मैट को घायल कर दिया और टेक्नीशियन को अपने मुंह से दबोचकर बाहर फेंक दिया। ये देख एलिस ने लिकर के सिर पर गोली मारी, पर वो गोली लिकर का बाल तक बांका नहीं कर पाई। अगले ही पल लिकर ने अपनी लंबी जीभ से एलिस के पैरों को जकड़ लिया। वो उसे खाने ही वाला था कि तभी एलिस ने एक लोहे की पाइप उसकी जीभ में ही घुसा दी और मैट से ट्रेन के बेस का दरवाजा खोलने को कहा। लेकिन बदकिस्मती से मैट तो खुद मौत के मुंह में था, क्योंकि रैन को लगाई गई एंटीवायरस नाकाम रही थी और वो ज़ॉम्बी में बदलकर मैट को मारने उसकी ओर बढ़ रही थी। पर तभी मैट ने उसके सिर पर गोली मारकर उसे प्राणों से मुक्त कर दिया। रैन के एक बटन पर टकराने से ट्रेन के बेस का दरवाजा भी खुल गया, जिससे लिकर पटरियों पर घिसकर मारा गया। इस तरह हाइव के दरवाजे बंद होने से चंद सेकंड पहले एलिस और मैट वहां से बाहर निकल आए। वे बंगले में पहुंचे ही थे कि तभी अचानक मैट की हालत खराब होने लगी। लिकर के नाखून लगने की वजह से मैट भी इन्फेक्ट हो गया था। ये देख एलिस उसे एंटीवायरस का इंजेक्शन लगाने ही वाली थी कि तभी प्रोटेक्टिव सूट पहने कुछ साइंटिस्ट्स वहां आ धमके और उन्होंने एलिस और मैट को पकड़ लिया। उन्होंने मैट को एक स्ट्रेचर से बांध दिया। तभी उन्होंने देखा कि मैट का शरीर म्यूटेट होने लगा था और उसके जख्मों से टेंटिकल्स जैसी कोई चीज बाहर आ रही थी। उसे देख एक साइंटिस्ट ने कहा, हमें फौरन इसे नेमेसिस एक्सपेरिमेंट के लिए भेजना होगा। ये कहकर कुछ साइंटिस्ट मैट को वहां से ले गए। वहीं बाकी साइंटिस्ट एलिस को बेहोश करके उसे जांच के लिए अपने साथ ले गए। अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की मेडिकल रिसर्च फैसिलिटी में एलिस लिक्विड से भरे एक पॉड में बेहोश पड़ी थी। तभी डॉक्टर्स की एक टीम ने उसे जगा दिया और उसे पॉड से बाहर निकाल लाए। एलिस ने अपने चारों ओर ऐसे देखा मानो वो अभी अभी दुनिया में आई हो। इस बार वो अपना भूतकाल तो क्या, अपनी जुबान तक भूल चुकी थी। तभी एक डॉक्टर ने एलिस से उसका नाम पूछा। उसे सुनते ही एलिस ने जब अपने दिमाग पर जोर डाला तो चंद पलों में ही उसे अपनी सारी बीती जिंदगी याद आ गई। अचानक ही उसकी घबराहट मुस्कुराहट में बदल गई और उसने सारे डॉक्टर्स को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। ये देख एक गार्ड ने एलिस को स्टन गन से बिजली का झटका दिया, लेकिन एलिस पर तो उसका कोई असर ही नहीं हुआ। उसने गन के तार निकालकर उस गार्ड पर ही दे मारे, जिससे वो गार्ड झटका खाकर नीचे गिर पड़ा। एलिस उन सारे लोगों को बुरी तरह घायल करके बिल्डिंग से बाहर जाने लगी। इतने में ही सिक्योरिटी रूम में बैठे एक गार्ड ने एलिस को जाते देखा। उसने फौरन अपनी पूरी टीम को एलिस के भागने की खबर दे दी, लेकिन अगले ही पल उस गार्ड को अपने सारे मॉनिटर्स पर एलिस ही एलिस दिखने लगी। लग रहा था मानो एलिस कैमरे में ही घुस चुकी थी। तभी एलिस ने उस गार्ड पर एक नजर डाली। उसकी नजर पड़ते ही गार्ड की नाक और आंखों से खून की जैसे दरिया ही बहने लगी। उस गार्ड ने तड़प तड़प कर वहीं दम तोड़ दिया और एलिस मुस्कुराकर वहां से निकल गई। आखिर एलिस के पास ये अद्भुत शक्तियां आई कहां से और नेमेसिस एक्सपेरिमेंट में मैट के साथ क्या होने वाला है, जानने के लिए देखना ना भूलें फिल्म का अगला भाग रेजिडेंट एविल एपोकलिप्स। दोस्तों, आप में से काफी लोगों का कहना है कि हमारे वीडियोस आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उसके लिए आप सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें और ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लें, ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।